एक्सपर्ट्स कहते हैं अर्जुन जी कि सोशल इंजीनियरिंग इतनी अच्छी है बीजेपी की, उससे कम से कम अगर हम हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो वहां से बहुत मुश्किल है बीजेपी को बाहर कर देना सत्ता से। देखिए जी सोशल, और जो रीजनल पार्टीज हैं उनका क्या वजूद है, मुझे बताइए। देखिए जी सोशल इंजीनियरिंग का मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऐसी चीजें ना एक जनरेशन काम करती है, 2 जनरेशन नहीं करती। अच्छा। हाँ, उसका एक कारण है। अब मेरे दादाजी का जो समाज था, मैं उस समाज में नहीं पैदा हुआ, मैं उस समाज का हिस्सा रहा हूं, मैं उस समाज में पला बड़ा हूं, मैं उस समाज में 24 घंटे रहा हूं, लेकिन ना ही मेरी विचारधारा के लिए कुछ, मतलब आप यूं समझ रहे हो कि भाई मैं मेरे दादाजी की कॉपी नहीं हूं, मेरे पिताजी मेरे दादाजी की कॉपी नहीं है, मैं मेरे पिताजी की कॉपी नहीं। हाँ, सोच तो मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती है, क्योंकि हमारा कनेक्शन भी लोग अलग अलग तरह के माइंडसेट के लोगों से हमारे होता दोस्त है। अलग बनते हैं, हमारी सोच अलग बनती है, हम बहुत अलग है। जी जी, हमारा एक्सपोजर बिल्कुल अलग है। और युवा को आज के दिन जिस लेवल का एक्सपोजर मिल रहा है ना, उसकी सोच तो देखो जी बहुत ज्यादा अलग हो रही है अपने परिवार से। ठीक है, ये एक सच्चाई है। उस सोशल इंजीनियरिंग के बावजूद जो कर रही है अभी लगातार पिछले 10 साल से कर रही है, उसके बावजूद भी तो एक मूवमेंट शुरू हुई है ना। वो क्यों हुई है? क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग भी देखिए कोई भी चीज है ना एक हद तक काम कर सकती है। क्या था जी इस चीज का ना सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो महात्मा गांधी थे, जो उन्होंने सत्याग्रह करा था। उसका आज मूल समझ में आता है कि क्या हुआ कि वो जाके धरने पर बैठ के और उन्होंने बोला मैं उठूंगा नहीं, आपको मार दूंगी। तो अंग्रेजों ने क्या करा, कभी पत्थर बरसाए, कभी लाठियां मारी, कभी गोलियां चलाई, कभी कुछ करा कभी कुछ करा, लेकिन हुआ क्या, वो लोग बैठे रहे, हटे नहीं। एक हद, मतलब वही है ना, आपने अपनी सारी ताकत लगा ली, कर ली ना अपनी सोशल इंजीनियरिंग, सारी ताकत लगा ली, लिए एक पॉइंट के बाद ना इंसान कहते हैं यार अब नहीं, बस बहुत हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो बात आ रही है ना, ये कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है इस देश के युवा को, ये इनके खुद के मन से बात आ रही है। यार ये मजाक है, रोज रोज आप पेपर लीक कर देते हो, फिर आप उम्मीद करते हो कि लोग सवाल भी ना करें। लेकिन अब आपको कौन सा ऐसा नेता या कोई ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी बनेगा और बैठेगा? यहाँ तो एक दिन ईडी की रेड होती है, अगले दिन सुबह से दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। महात्मा गांधी तो कोई नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। पर फिर भी फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऐसा फेस, कोई ऐसे लोग, यहाँ तो ऐसा हाल है कि एक ईडी की रेड पे ही पार्टियां, ईमान सा बदल जाता है, जमीन बदल जाता है। अब जेनजी लीडर बुला रहे थे राघव चड्ढा को, आपने देखा रातों रात विचार बदल गए, सब कुछ बदल गया, वो जो मीम्स बनते हैं। देखिए जी मैं कहता हूँ कमजोर था वो, नहीं तो ऐसा नहीं है कि लीडर नहीं है। और लीडर ना ऐसा नहीं है कि भाई कोई पके पकाए ऐसे मिलते हैं, इन्हीं आंदोलनों से निकल के आते हैं। ठीक है, आप जितने भी बड़े लीडर्स रहे हैं हमारे आंदोलनों के, वो आप ये देखिए ना, वो उनमें से उभर के निकले हैं, वो कहीं छांटे हुए थोड़ी आए थे। मुझे क्या पता और आपको पता, कल को जब ये अरविंद केजरीवाल जी इसमें लगे थे, ये अन्ना हजारे वाले, हाँ या अन्ना हजारे वाले, किसी को पता थोड़ी था कि ये क्या करेंगे। जब मोदी जी ने आरएसएस ज्वाइन करी थी, किसी को पता थोड़ी था कि ये क्या करेंगे। ठीक है, जब चलो राहुल गांधी का पता था पैदा होगा आगे ये लीड करेगा, बट मैं एक वैसे चीज कह रहा हूँ कि पता नहीं होता कि लीडर कहाँ से आएगा। ठीक है, आपको नहीं पता। राहुल गांधी अच्छा लगता है आपको? नहीं, आदमी ठीक है, अच्छा आदमी है। एज ए पॉलिटिशियन कैसे हैं? नहीं, बहुत ज्यादा आउट ऑफ टच है, मेरा ये मानना है। इन व्हाट सेंस, मतलब क्यों आउट ऑफ टच कह रहे हैं? अब तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल ली, अब तो जगह जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। आपने हरियाणा में भी किसी भी छोटे किसान के घर पहुंच जाते हैं, वो कहीं भी कभी पहुंच जाते, धान लगाने पहुंच जाते हैं। मैं देखिए जी ये सब टच की बात नहीं होती। देखिए जी, आप धान लगाने चले गए, अच्छी बात है, लेकिन आपको समझ तब लगेगी जब आप उनके साथ समय बिताओगे। जब आप जब धान लगाने गए उनके साथ, तब वो तो यार सारे खुशी खुशी उन्होंने माहौल बनाया होगा ना, कोई गांधी जी हो, राहुल जी आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं। हाँ। ठीक है, आप उनकी शादी में चले गए तो खुशी का माहौल है, उनके दुख में जाओ फिर पता चलेगा। आते हैं, दुख में भी आते हैं। नहीं, मैं आपको एक फर्क समझाता हूँ। देखिए एक जो फर्क जो मेरे को समझ में आता है, क्योंकि कुछ हद तक मैंने ये चीज देखी है। जब हम पैदा हुए जी एक पॉलिटिकल परिवार में, और चाहे सत्ता चाहे विपक्ष, हमेशा राजनीतिक तौर पर हमारे परिवार के सदस्य एक्टिव रहे हैं। जननायक चौधरी देवीलाल जी थे, चौटाला साहब थे, चौधरी अभय सिंह जी रहे हैं।
तो जब हम छोटे भी होते थे, जब मैं पैदा हुआ था तो तब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, तब सत्ता थी। और जब बड़ा हो रहा था तब भी हमने देखी है। तो क्या होता था जी, हम गांव में रहते थे और होता क्या था जी कि गांव के बच्चों के साथ ना हमारा कभी इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ नहीं, क्योंकि हमारे साथ ना गनमैन होता था एक, होते थे, ऑब्वियसली बात है भाई। और जब गनमैन साथ होता था तो हालांकि हम खुद छोटे बच्चे होते थे, लेकिन हमारा, आप समझ रहे हो कि उनके साथ इंटरेक्शन, तो वो कहीं ना कहीं डरते थे। पेरेंट्स भी कई बार डरते थे, यार तू गलती से खेल खेल में इसको कुछ कर मत देना, कर ना दियो, तू लड़ भी ना लियो। मतलब वो रियलिटी नहीं होती, वो रियलिटी नहीं होती, उनका बिहेवियर आपको लेकर, और आप फिर वो रियलिटी समझ भी नहीं सकते, नहीं, मुश्किल होता है, फॉर्मेलिटी हो जाती है, आपको अलग ट्रीट किया जाता है। ठीक है, उस रियलिटी से दूर करने के लिए, ठीक है, मतलब उस रियलिटी से जोड़ने के लिए, उस चीज़ से हटाने के लिए हमारे पेरेंट्स हमें चंडीगढ़ लेके आए कि भाई यहाँ पर ये कल्चर इतना नहीं है, छोटे बच्चों में इतना नहीं है, स्कूल नर्सरी में नहीं होता ये सब। और फिर उसके बाद जब लगा कि नहीं, थोड़ा सा भाई इनको अब दोबारा इस चीज़ से दूर करना है, मैं हॉस्टल डाल दिया, शिमला भेज दिया था। और ये मैं वाकई, मेरा सौभाग्य है जो हॉस्टल मेरे माता पिता ने चूज़ करा, कि मेरे को दोस्त ऐसे मिले जिन्होंने मेरे को एक सेकंड एहसास नहीं होने दिया मैं कौन से परिवार से हूँ। ये वाकई जी सौभाग्य होता है कि लोगों का। जी जी। और फिर दोबारा इस चीज़ से दूर करने के लिए हमें विदेश भेजा। ठीक है, यही नहीं कि भाई विदेश में जाओ ये करो, क्योंकि यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर तो एक वो हो ही जाता है ना भाई, हाँ, वो आपको स्पेशल ट्रीट करेंगे ही, कहीं ना कहीं होता है। उनको था कि इसको भेज, ये पोछा भी खुद मारेगा, ये रोटी भी खुद बनाएगा अपनी, जैसा तैसा ही खुद रहेगा ना, अपने आप करेगा। हॉस्टल से हमने ये चीज़ सीखी, तो उस चीज़ से हमें दूर रखने के लिए भेजा। और जब हम आए, जब मैं गाँव रहने लगा, तो मैं जब पढ़ के वापस आया तो मैं गाँव शिफ्ट हो गया। मैं गाँव ही रहता था। इनफैक्ट मैं गांव में मोटरसाइकिल में जाता था, या जीप रखी होती थी, मैं गनमैन को भी नहीं लेके जाता। डांट बहुत पड़ी है मेरे को इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं चले जाता था, क्योंकि एक आदत सी पड़ गई थी। और 4 साल 5 साल जब मैं गांव रहा, तब असलियत में मैं चीज़ों से अवगत, खेती बाड़ी भी किया आपने, काफी है ना? हाँ जी, तब असलियत में चीज़ों से अवगत हुआ। और मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। हमारे गाँव में पंचायत का चुनाव चल रहा था जी। तो मेरी ड्यूटी लगाई कि भाई डोर टू डोर तू भी जाइयो कैंडिडेट के साथ। तो मैं भी जा रहा था। तो जब मैं जा रहा था, एक लोहारों की बच्ची आई, छोटी सी थी, मात्र 4 या 5 साल की, 6 ज़्यादा से ज़्यादा, इससे बड़ी नहीं थी, बिल्कुल छोटी सी बच्ची। और वो भागी पे आगे आई, और हमारे साथ एक कार्यकर्ता जा रहा था, वो उसको जानता था, शायद उसको पता था, तो वो उससे पूछे, भाई ये देवीलाल का पोता है? अच्छा, हाँ। और उसने बोला हाँ ये देवीलाल का पोता है। तो वो बड़ा खुश हुई, बड़ा हंसी। फिर जाके उसने अपने मम्मी पापा को बताया भी ये देवीलाल का पोता है, तो वो भी बड़ा खुश हुए मिलके, और मैं मिलके आगे गया। अब बात बताइए, क्या बात ये नहीं है अभी चौटाला गांव में कि भाई लोगों को पता नहीं होगा, ये नहीं होगा, पर बात ये है कि इतनी जो छोटी बच्ची है, उसको अभय सिंह जी का नहीं, अजय सिंह जी का नहीं, चौटाला साहब का नहीं, उनको सीधा बड़े दादी का नाम पता है, और अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे। तो मैंने उस आदमी से पूछा, तो उसने बोला जी ये सारी उम्र इनके लिए जी, आप मान के चलो जी, आपके परदादा एक तरह से भगवान समान ही है। तो मैंने पूछा जी क्यों? वो कहते जी लोहार, इनके पास ज़मीन नहीं होती थी, इन लोहारों को ज़मीन देके आपके परदादा ने यहाँ पर बसाया था, अपनी ज़मीन दे करके। हाँ, ये किस्सा मुझे सुनाना चौटाला जी ने सुनाया था, ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि हमारी ज़मीनें बहुत होती है, आज जितनी है उससे कहीं ज़्यादा होती है, तो ऐसे बांट दे उन्होंने। हाँ, देखिए जी, हम ज़्यादा बड़े दिल के थे, कहते बड़े जो हिसाब से बड़ा दिल का कोई नहीं था। किसी दिन मैं आपको ये किस्सा भी सुनाऊंगा, लेकिन चलो आज वो नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब था जी, देखो कहाँ से चेंज आता है, किस प्रकार से चेंज आता है, आप इन चीज़ों पे नहीं जा सकते। बड़े जोशी साहब ने जो चीज़ें करी हैं, मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि जी हम उस विचारधारा के लोग हैं कि हम समाज में बदलाव देखना चाहते हैं। ठीक है, और जननायक उन्होंने जब वो बदलाव करा था, उस समय तक वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, वो राजनीति में नहीं थे। उस समय तो वो देश की आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा होते थे। ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, ये आज़ादी से पहले की है। अच्छा, तो अब आप सोचो जी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, आप सोच रहे हो उस परिवार ने कितना उनको याद करा है। हाँ। तो वो उनका संघर्ष रहा है, और बहुत ही गर्व के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जी उस संघर्ष को चौटाला साहब ने आगे बढ़ाया, चौधरी अभय सिंह जी ने बढ़ाया, और हम एक प्राइड के साथ कह सकते हैं हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे। अब आ जाइए आपके ओरिजिनल क्वेश्चन, राहुल गांधी जी। हाँ। अब सोचो जी, अच्छी बात है कि आप बोलने वरना लोग भूल जाते हैं। हाँ, तो अब सोचो जी, मेरे जैसे को अगर उस समय सिक्योरिटी थी, राहुल गांधी तो इंदिरा गांधी जी के पोते थे, नेहरू जी के भी हुआ, उनकी दादी का, फादर का, तो आप सोच रहे हो कि वो अपने, एक तो ट्रॉमा, देखिए जी छोटी उम्र में भी ये ट्रॉमा होता है, और ऊपर से
आपको सारी उम्र, मतलब जब तक आप कॉलेज नहीं गए ना तब तक तो कहीं ना कहीं देखो आपके दोस्त रहे होंगे, पर वो दोस्त भी रईस लोग थे, ठीक है, या फिर बड़े पॉलिटिशियंस थे या जैसे भी थे। आपका बिल्कुल मतलब आपके कभी किसी दोस्त से पेंसिल के पीछे लड़ाई नहीं होगी, इतना मेरे को पता है। आपकी हुई थी ऐसे? नहीं, मेरे दोस्त मेरे से लड़े थे, देखो जी। अच्छा। लेकिन मेरे को तब समझ नहीं आती, मतलब अमीरों की लड़ाई भी थोड़ी अलग होती है। हाँ देखिए जी, मेरे को याद है मेरे स्कूल में तो एक मेरा दोस्त था, उसकी पेंसिल ना मैंने आधी छील दी थी, तो वो बहुत गुस्सा हुआ मेरे पे, ठीक है। और मेरे को उस समय वो बात नहीं समझ में आई, नहीं आती थी, बच्चे हैं, ठीक है। दोस्ती आज भी बरकरार है, वो ये तो चलो नहीं, पर अब बड़े होते हैं तो अब समझ में आता है कि यार उसके पेरेंट्स ने उसको एक अच्छे स्कूल में भेजने के लिए स्ट्रगल करा है। बिल्कुल, ठीक है। आज के दिन स्कूल की फीस देखिए ना आप कितनी है, हर छोटा छोटा खर्चा ऐड होता है जी। ठीक है। सिर्फ मैं प्रिविलेज हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बच्चे को उस एंगल से देखूं, ये चीजें हमने सीखी, बड़े होके समझा। राहुल वाले केस में मेरा ये मानना है कि वो इतने लंबे समय तक आउट ऑफ टच रहा। देखिए जी, जब उसकी पार्टी सत्ता में भी थी, जब वो एमपी भी बन गया, यार आपको मंत्री बनना चाहिए था। देखिए, आप जब तक सिस्टम के अंदर नहीं रहेंगे आपको पता नहीं चलेगा सिस्टम कैसे चलता है। और दूसरा, जब तक आप किसी एक विभाग को, अगर वो मान लो कोई एक विभाग ले लेते तो कम से कम उस विभाग के ग्रास रूट तक तो जा सकते थे ना, समस्याएं क्या है, शायद पहुंच जाते। लेकिन वो एक विभाग भी नहीं लिया। आप सारी उम्र सत्ता में रहने के बाद भी सत्ता से दूर रहे, और अब जब सत्ता में असल में दूर हो गए, अब आपको सत्ता चाहिए। देखिए, मुश्किल होता है ये करना, ये आसान नहीं होता। राहुल गांधी का चैलेंज ये है सबसे बड़ा, जिन लोगों से उसकी लड़ाई है वो बहुत ज्यादा ग्रास रूट से निकल के आए, वो चाहे कितना ही कर ले। दो चीजें देखो, आपको नेता वो ग्राउंड रियलिटी नहीं समझ पाएंगे, नहीं पाएंगे। और अब अगर आप नहीं समझ सकते तो देखो जी, फिर उनके अंदर ये कला या ये परख होनी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए भाई मेरी पार्टी में ग्राउंड रियलिटी कौन समझ रहा है, मैं उसकी बात सुनूं। देखो जी, नेता एक तो चलो सुनो सबकी, करो मन की, हाँ। पर मन की भी करो तो ऐसी करो ना जिसमें आपको पता हो कि सही डिसीजन क्या है। और आजकल तो मैम देखिए, अब तो जमाना ऐसा है, अब तो डेटा आने लग गया। हाँ, अब तो कंपनियां हैं जो आपको ग्राउंड रियलिटीज बताएंगी। बिल्कुल। उसके बावजूद भी अगर आप केवल और केवल वोट चोरी की बात करोगे 2 साल तक, तो फिर मैम 2 साल में अब वही बात है ना, नीट के पेपर की ये देखे, राहुल जी आओ सड़क पर, ठीक है। हम यूपीएससी के ये बैरिकेड तोड़ने गए थे, हमारी पार्टी ने पूरा जोर लगाया, हम इतने सारे गए। आपका तो पूरे देश का संगठन है। नहीं, वो भी गए थे 20 फरवरी को। कहाँ गए थे? यूथ कांग्रेस आई थी ना यहाँ HPSC घेराव के लिए। वो तो हरियाणा की आई थी। हाँ, राहुल जी कहाँ थे? नहीं, राहुल जी अब नीट का जो पेपर हुआ है, इसका तो सारे देश पर फर्क पड़ता है। करो ना, निकलो सड़क पर। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। वो राजनीति भी सोशल मीडिया पर ही हो रही है ना। हाँ, जब तक आप एक्स पर पोस्ट आती है, सोशल मीडिया पर पोस्ट आ जाती है, बस खत्म हो जाती है। हाँ, तो वही बात है। फिर देखो, आप एक्स पे राजनीति करोगे ना तो आपको सपोर्टर भी एक्स पे ही मिलेंगे, फिर वोट नहीं मिलेंगे। हाँ। राघव चड्ढा, मैं आपसे एक चीज बता दूं, कितना ही अच्छा हो, कितना ही वो एक एमपी है राज्यसभा का, उसके वोट नहीं तब्दील होते। प्रशांत किशोर का एग्जांपल वही है जी। देखो, वो कहते हैं जितने लोगों ने सेल्फ ली उतने वोट भी नहीं दिए। हाँ, बाकी छोड़ो, ये बिल्कुल एक सच्चाई है कि जितने लोग यहाँ नहीं करते, क्या कहते हैं, जितने, जब तक आप ग्राउंड पे नहीं जाओगे, देखिए जब तक आपका वोटर आपको देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, जानेगा नहीं, आपकी विचारधारा को नहीं समझेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज। देखिए जी, हम जब किसी इंसान को देखते हैं ना, हम हर तरीके से उसको पढ़ते हैं। कई बार आदमी बहुत अच्छी बात करता है, लेकिन कई बार होता नहीं, एक आधा कह देते यार इसकी आंखें मेरे को ठीक नहीं लग रही थी, मैं नहीं मानूंगा। कई बार बंदा ये कह देता है इसका हाव भाव मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, बात से कुछ भी करे। तो देखो, वोटर आपको हर तरह से परखता है, ठीक है। वोटर पागल नहीं है जी। अर्जुन जी, 2-3 कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पे मैं जाना चाहती हूँ आपसे। एक तो क्योंकि अब काफी टाइम हो गया आपको विधायकी में आए हुए, विधायक बना दिया जनता ने, आपकी क्या अचीवमेंट आपको लगता है कि अभी तक मैंने क्या करके दे दिया है अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? देखिए जी, खुद ये कहना जी मैंने कोई अचीवमेंट करी है, मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, लेकिन मैं आपको एक जो आजकल लोग बिना किए कह देते हैं, आप कम से कम बताइए जो आपने किया है। मैं एक चीज पे अपने आप को बहुत प्राइड करता हूँ कि मेरे हलके में मैंने जितनी भी तमाम सरकार की स्कीम्स मेरे को जितनी वहाँ तक मिल सके, मैंने एक एक पहुँचाने का काम करा है। और उसकी वजह से मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ, अभी 2 पूरे नहीं हुए हैं ना, तो पूरे होंगे, लेकिन मैं मेरे हलके में 15 करोड़ से ज़्यादा रुपए लगा चुका हूँ। मेरे को गर्व है इस बात का, और मेरे को उम्मीद है कि मेरा टर्म पूरा होने से पहले मैं मेरे हलके के अंदर एटलीस्ट 50 करोड़
ज़रूर लगाऊं डेवलपमेंट के लिए। वो किसी भी सूरत में आ सकती है। मैं इसके अंदर जी मेरी कोई ये नहीं है, क्योंकि आज के दिन क्या है जी, आज के दिन हमारी लड़ाई सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं की है। आप मानोगे नहीं जी, कितने ऐसे मेरे को पता चला स्कूल थे जिनके अंदर टॉयलेट्स नहीं थे गर्ल्स के। टॉयलेट पे तो मुहिम चलाई बीजेपी ने। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और स्कूल्स में नहीं है। ये मुहिम तो देखो जी, इन्होंने WHO से फंडिंग लेनी थी, ले ली, ठीक है। आप मानोगे नहीं कि मतलब अभी तक स्कूल्स, और ऐसा नहीं है, बहुत से स्कूल्स में टॉयलेट्स थे, वो पुराने हो गए तो उनको मेंटेन नहीं करा जा रहा। हमने नए टॉयलेट्स बनाए। कितने स्कूल्स ऐसे हैं यार, देखिए मैम गर्मी बहुत बढ़ रही है, शेड्स नहीं होते, वो अपनी परेड कहाँ करे या सुबह की असेंबली कहाँ करे। तो मतलब आज भी कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। मैं कोई भी बड़ी चीज़ करने से पहले मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि एटलीस्ट हर मूलभूत सुविधा को मैं पहुंचाने तक का काम करूं। और उसके साथ साथ हमारे हल्के में जी पानी की बड़ी समस्या है, ठीक है। उसके लिए मैंने लगातार प्रयास करा है और आगे भी कर रहा हूं। और मेरी पूरी उम्मीद है कि मेरे 5 साल पूरे होने से पहले मेरे हल्के के 8 गाँव आते हैं जहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा।